तो आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्कुल 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स की। 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स मतलब आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 0 डिग्री पॉलिनोमियल। इसके लिए ग्राफ हमारा किस तरीके का होगा, ठीक। तो बहुत सिंपल सा है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब हमारा क्या था, कांस्टेंट से था, है ना। तो जब आप कांस्टेंट्स का ग्राफ बनाओगे, ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपको ड्रॉ करना है, आपसे कहा गया fx इज इक्वल टू 4 ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो 4 ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ, तो ये हमारे पास x एक्सिस और y मतलब ये x एक्सिस हो गई और हॉरिजॉन्टल वाली, और वर्टिकल वाली हमारे पास y एक्सिस हो जाती है। ये तो बात ठीक है। अब हमने कहा कि fx इक्वल टू 4 का मतलब एक तरीके से है, चाहे आप fx इक्वल टू 4 लिखो चाहे y इक्वल टू 4 लिखो, बात बराबर ही होती है, ठीक है। fx को हम y बोलते हैं एक तरीके से, आप अभी ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू 4 आपको ड्रॉ करना है। अब y इक्वल टू 4 कहने का मतलब क्या है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका भाई कोई पॉइंट यहां पे मार्क करोगे तो उसमें x भी होगा और y भी होगा, ठीक है। इतना तो x और y दोनों होंगे, है ना। लेकिन आपको क्या मेंटेन करना है कि y की वैल्यू 4 हो। आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि x क्या हो रहा है, आपको बस इससे फर्क पड़ रहा है कि y की वैल्यू 4 आनी चाहिए, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो आप किस तरीके के पॉइंट्स को कलेक्ट करोगे, आप देखो, आप क्या सोचोगे भाई, x की वैल्यू अगर मान लो ये वाली x की वैल्यू लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें y क्या मार्क करना है। हमारा मेन फोकस तो इस पे y पे है। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे वैल्यू मान लो y एक्सिस पे 4 मिलती है ना, y पे ये वैल्यू 4 मिलती है, ठीक है। 0 1 2 मतलब ये तो 0 रहेगा, फिर यहाँ 1 2 3 और ये मान लो 4 है। तो आपको क्या करना है कि y की वैल्यू 4 रखनी है, x कुछ भी हो। तो x अगर कुछ भी हो तो मतलब क्या हो गया कि ये वाला पॉइंट, इसके बगल वाला पॉइंट, मतलब ये सारे ही पॉइंट्स आपके जितने भी आप ऐसे ऐसे मार्क करते जाओ, ये 4 वाली लाइन को मेंटेन रखते हुए, तो क्या होगा, इस लाइन पे अगर मैं बात करूं, इस लाइन पे, ठीक है, ऐसे इसमें क्या हो रहा होगा, अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट कुछ भी है, y की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 4 ही रहेगी, फिक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू 4 का मतलब हो गया कि अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, ठीक है, जो कि मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब x एक्सिस के पैरेलल, तो ये हमारे पास जो लाइन बन रही है ना, ये y इक्वल टू 4 का ग्राफ हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई y इक्वल टू हमें -4 बनाना है, -4 बनाना है, तो जैसे 4 स्टेप्स ऊपर गए थे वैसे ही 4 स्टेप्स हम नीचे आ गए, ठीक है। यहां पे मान लो तुम्हारा -4 था, अगर ये -4 है तो -4 को मेंटेन करते हुए हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, ये आपका बन गया y इक्वल टू -4, ये आपका बन गया y इक्वल टू 4, ठीक है। ये वाली लाइन जो होगी, ये वाली लाइन क्या होगी, अब इसमें x की तो वैल्यूज बदल रही है ना हर एक पॉइंट पे, लेकिन y की वैल्यू फिक्स है, तो y की वैल्यू 0 के बराबर है। इसका मतलब ये कौन सी लाइन हो जाएगी, y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 0 डिग्री आपका पॉलिनोमियल हो गया। कुछ इस तरीके से आपके ग्राफ्स बनेंगे, कांस्टेंट के ग्राफ मतलब कैसे होंगे, x एक्सिस के पैरेलल होंगे। आपने बहुत सारे पॉइंट्स मार्क किए, लेकिन उन सभी में y कोऑर्डिनेट को आपने फिक्स रखा, x कोऑर्डिनेट आपका वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये बस सिंपल सा रहा 0 डिग्री पॉलिनोमियल, ओके। तो आई गेस ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं। सेकंड आपके पास आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब फर्स्ट डिग्री वाले, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होगा कि आपको चाहे ऐसे लिख दिया जाए कि fx इक्वल टू ax प्लस b टाइप का, या फिर आपको बोल दिया जाए y इज इक्वल टू ax प्लस b टाइप का, ठीक है। क्योंकि अभी हमने क्या कहा कि fx और y आप सेम ही माना, ठीक। तो अगर इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। भाई लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा, y और x में इस तरीके की रिलेशन कहां पे होती है, अगर आपने थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आइडिया होगा तो ये स्ट्रेट लाइन का रिलेशन होता है। y और x में इस तरीके के, y में भी पावर 1 हो और x में भी पावर 1 हो,
ठीक है, और कोई कांस्टेंट टर्म। तो ऐसे केसेस में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर नहीं पता है तो अभी के लिए हम याद रखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल्स मतलब इस तरीके का केस, तो चाहे ऐसा लिखा जाए, इसका ग्राफ कैसा होगा, पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी सिंपल, ठीक है, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन होगी। तो अब ये स्ट्रेट लाइन आप कैसे ड्रॉ करोगे, बस यही है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए अगर आपको 2 पॉइंट्स मिल जाए तो आप लाइन तो ड्रॉ कर ही सकते हो, है ना भाई। अगर मैं कहूं कि एक लाइन ड्रॉ करनी है तो बस यही ना चाहिए आपको कि 2 पॉइंट्स दे दो, लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, यही है। तो y इज इक्वल टू ax प्लस b पे हमने क्या कहा कि इसके लिए हम किस तरीके से मार्क कर सकते हैं। देखिए ये x एक्सिस और एक y एक्सिस मतलब दोनों ड्रॉ करें, ये आपकी y एक्सिस है और ये आपके पास है आपकी x एक्सिस, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि 2 पॉइंट्स मार्क करने थे। 2 पॉइंट्स कैसे मार्क करें, तो एक बार क्या करिए आप x को 0 रखिए, ठीक है। x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, b मिलेगी ना, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम कि एक बार आप x को 0 रखिए, स्टेप्स क्या है, x को 0 रखा तो दैट विल गिव यू y इक्वल टू b, और एक बार क्या करिए y को 0 रखिए। y को 0 रखेंगे तो x क्या मिलेगा आपको, y को 0 रखोगे तो x क्या मिलेगा, माइनस b बाई a, है ना। बस ये 2 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है कि x इक्वल टू 0 रखा y b मिलेगा, और अगर y को 0 रखा तो x आपको कितना मिलेगा, माइनस b बाई a। अब इससे हेल्प क्या मिलेगी, एक पॉइंट मिल गया आपको, x कोऑर्डिनेट 0 है जब, तो y कितना है, b है। समझ में आ रही बात। इससे क्या हुआ, जब ये पता चल गया कि जब x कोऑर्डिनेट आपका 0 है तो y कोऑर्डिनेट आपका कितना है, b के बराबर है। तो आपने यहां पे मेंशन कर लिया कि जब x कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट b के बराबर है, एक पॉइंट आपको मिल गया। वहीं पे इस केस में देखें तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जब x कोऑर्डिनेट माइनस b बाई a है तब y कोऑर्डिनेट आपका कितना है, 0 के बराबर। तो यहां पे हमने ये कहा कि x कोऑर्डिनेट जब आपका माइनस b बाई a है तब y 0 है ना, ठीक है इतनी बात, ठीक है। ये x है तो इसको पहले लिखना पड़ेगा माइनस b बाई a को। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ग्राफ पे मार्क कर दें तो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ही हमारी रिक्वायर्ड लाइन होगी। तो अब देखो कैसे मार्क कर सकते हैं। अब 0, b कहां होगा, तो पहले ये बताओ कि यहां पे x कोऑर्डिनेट 0 कब हो रहा होगा, x कोऑर्डिनेट 0 चाहिए तब y कोऑर्डिनेट भी, तो x 0 कब होगा भाई, यहां इधर जाएंगे तब तो x की कुछ वैल्यू होगी ना इधर, और इधर भी x की कुछ वैल्यू होगी इस लाइन पे। x की वैल्यू 0 इसी लाइन पे होगी, इस पे y एक्सिस पे। y एक्सिस पे आपका x कैसा होगा, 0 के बराबर होगा। तो y एक्सिस पे आपका x 0 के बराबर होना चाहिए। तो आपको मतलब x 0 रखने के लिए आपको क्या पता चला कि इसी लाइन पे हमें चलना पड़ेगा, और उस समय y कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, b होना चाहिए। तो हमने मार्क कर दिया, मान लो 0, b, ठीक है। और इसी तरीके से हमने कहा कि यहां पे हमें क्या चाहिए, y कोऑर्डिनेट 0 चाहिए और x कोऑर्डिनेट माइनस b बाई a। तो मार्क कर देते हैं इसको भी। y कोऑर्डिनेट 0 कहां मिलेगा आपको, x एक्सिस पे मिलेगा। जैसे x कोऑर्डिनेट 0 आपको मिला था y एक्सिस पे, वैसे ही y कोऑर्डिनेट आपको 0 कहां मिलेगा, x एक्सिस पे। तो आप यहां पे मार्क कर लो इस पॉइंट को, माइनस b बाई a कॉमा 0, ठीक है। और 2 पॉइंट्स अब आपको मिल चुके हैं, तो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वही लाइन आपकी रिक्वायर्ड लीनियर पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। और उसको कैसे हम बना सकते हैं, तो एक पॉइंट आपने 0, b मार्क कर लिया y एक्सिस पे, और एक पॉइंट माइनस b बाई a मार्क कर लिया, माइनस b बाई a 0 मार्क कर लिया आपने x एक्सिस पे, और दोनों पॉइंट्स को बस ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दिया, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड ग्राफ। नेक्स्ट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, है ना, y इक्वल टू 3x प्लस 4। सपोज वी हैव टू ड्रॉ दिस like 3x minus y plus 4 equal to 0 or y is equal to 3x plus 4, whatever it may be. So what we should try, we have to first of all identify that a and b. What is your a in this case, a is 3, and what is your b, b is 4. So a is 3
A is 3 and B is 4. So the 2 points which you need to mention is 0 comma B. 0 comma B will be 0 comma 4. So first of all we mentioned it here 0 comma 4 on y-axis. And next what we have to mention minus B by A. Minus B by A means minus 4 by 3 comma 0. Minus 4 by 3 will not be on the right side, right? It will not be on the right side of origin. Minus 4 by 3. We have to mark this minus B by A comma 0. So minus B by A is minus 4 by 3. And minus 4 by 3 comma 0 will lie somewhere here. It should be on the left side of origin, right? So we mentioned another point minus 4 by 3 comma 0. Now the 2 points are already mentioned over here. We can join and extend. This line will be your ग्राफ फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल समझते हैं अपन। y is equal to suppose we are given 3x minus 2 है ना। So 3x minus 2 what is your a and what is your b? A is 3 and b is minus 2। ओके, तो हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करने हैं। अब नेक्स्ट आप देख सकते हो हमें क्या मार्क करना था, एक मार्क करना था 0, b। तो 0, b will lie on y axis and here it means 0, minus 2। तो 0, minus 2 कहां होगा आपका? ओरिजिन से ऊपर तो होगा नहीं, नीचे ही जाना पड़ेगा। यहां आपने मार्क कर लिया मान लीजिए 0, minus 2। और नेक्स्ट क्या मेंशन करना था आपको? माइनस b by a, 0। सो माइनस b by a, 0 दैट मींस 2 by 3, 0। सो 2 by 3, 0 where it will lie somewhere on right side of this origin। ठीक है, x कोऑर्डिनेट आपको कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए ना, तो आपको ओरिजिन से राइट में आना पड़ेगा। यहां पे हमने मेंशन कर लिया 2 by 3, 0। अब हमने इसको ज्वाइन किया और इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ये हमारी लाइन है। ठीक, ये हमारा ग्राफ हो गया। fx इक्वल टू 3x माइनस 2 कह लो या फिर y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 कह लो, इसका ग्राफ। अब एक और चीज अपन देख लेते हैं। ये जो पॉइंट है ना जहां पे पॉलिनोमियल ने मतलब पॉलिनोमियल के ग्राफ ने x एक्सिस को कट किया है, पॉलिनोमियल के ग्राफ ने x एक्सिस को जहां पे कट किया है दैट पॉइंट इज कॉल्ड जीरोस। जीरोस यही है ना आखिर भाई। अगर तुम किसी जीरोस की बात क्या करते थे, अपन बोलते थे कि x की कोई ऐसी वैल्यू रख दें जिससे कि आउटकम इसका 0 हो जाए। यही तो कर रहे हैं हम यहाँ पे। y आउटकम है एक तरीके से और हम कह रहे हैं कि x की ऐसी वैल्यू जिससे कि आउटकम 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड जीरोस। और वही पॉइंट कहां मेंशन होगा? x एक्सिस पे मेंशन होगा, क्योंकि x एक्सिस पे आपका y जो कि वैल्यू है वो 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो, इस चीज को आप मेंशन करके लिख लो कि द पॉइंट वेयर x एक्सिस इज इंटरसेक्टेड बाय द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, point where x axis is intersected by graph of polynomial is called zeros of polynomial। क्योंकि यहां पे हमें x की वो वैल्यू मिल जाती है जिससे कि आउटकम 0 के बराबर आ जाए, y 0 के बराबर आ जाए। तो y 0 है मतलब वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा, सो दैट इज योर जीरोस। जितनी बार कोई ग्राफ x एक्सिस को कट करता है दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ जीरोस। अगर जैसे ये तो स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन है, दूसरी लाइन को कितनी बार कट कर सकती है? एक ही बार कट कर सकती है ना। तो यहां पे तो आपके पास एक ही जीरो आएगा हमेशा, नंबर ऑफ जीरोस आपके एक ही होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल का आपने ग्राफ बनाया। अब पॉलिनोमियल का ग्राफ मान लीजिए कि आपका ऐसा कुछ है और ये है आपकी एक्स एक्सिस और ये रही मान लीजिए वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमें नहीं फोकस करना, हमें बस ये देखना है कि आपकी एक्स एक्सिस कितनी बार इंटरसेक्ट हुई। अगर मेरा मान लीजिए पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा था, ठीक है, और इसके बाद ऐसे बढ़ता जा रहा है मान लीजिए, ठीक है, वापस नहीं लौट करके आता है नीचे, ठीक है, इतनी ही बार मान लीजिए ये ऐसा ही ग्राफ था। तो हमसे पूछा जाए कि आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो हम ये क्या करना है, हमें बस ये काउंट करना है कितनी बार एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट हुई है। एक्स एक्सिस आपकी कितनी बार इंटरसेक्ट हो रही है, ये 1 2 3 4 टाइम्स इंटरसेक्ट हुई। इसका मतलब इस ग्राफ में हमारे पास 4 जीरोस हैं, इस पॉलिनोमियल के आपके पास 4 जीरोस हैं। तो इस केस में कहा जाए तो नंबर ऑफ
ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4। अच्छा, इससे ये मत कंफ्यूज होना कि नंबर ऑफ जीरोस अगर 4 है तो ये 4th डिग्री का ग्राफ रहा होगा, नहीं, ये 6th का भी हो सकता है, 8th का भी हो सकता है, 10th का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि नंबर ऑफ जीरोस अगर 4 है तो हमारे पास ग्राफ मतलब जो पॉलिनोमियल रहा होगा उसकी डिग्री 4 रही होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपको ऐसी वैल्यूज को केवल मेंशन करा पाता है। हो सकता है पॉलिनोमियल की डिग्री, भाई जैसे मान लीजिए आप लिख दो x स्क्वायर प्लस 1, अब x की कोई वैल्यू ही नहीं है जिससे कि ये 0 के बराबर आ पाए, है ना, कोई रियल वैल्यू तो है नहीं इसकी कि ये वैल्यू आपकी 0 के बराबर आ जाए। अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखता हूं तो x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जो कि इसको 0 के बराबर कर दे, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 0। कोई भी ऐसा x नहीं है जिसपे इसका आउटकम 0 के बराबर आ पाए। लेकिन दैट डजंट, मतलब अगर आप ग्राफ भी बनाएंगे इसका तो ये x एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि कभी ये वैल्यू 0 के बराबर होती ही नहीं है। तो अब नंबर ऑफ जीरोस 0 आए, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हमारे पास डिग्री 0 हो गई, नहीं। नंबर ऑफ जीरोस का डिग्री से कोई खास रिलेशन नहीं है, कुछ रिलेशन है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी हम ये कह रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस अगर हमारे 4 है तो दैट शुड नॉट कन्वे यू कि आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी 4 थी। ठीक है, तो आई गेस की लीनियर पॉलिनोमियल और साथ में नंबर ऑफ जीरोस, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन एक बार बात करते हैं क्वाड्रेटिक के बारे में और उसके जीरोस के बारे में। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक की। तो क्वाड्रेटिक के केस में आपका सबसे पहले तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपका y इज इक्वल टू, चाहे fx इज इक्वल टू ऐसा कुछ लिखा होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा ही कुछ लिखा होगा, है ना। इसमें b और c में से कुछ जीरो भी हो सकता है, बट a तो आपका पक्का कैसा है, ये तो आपका नॉन जीरो होना ही चाहिए, तभी तो क्वाड्रेटिक होगा। लीडिंग कोएफिशिएंट थोड़ी ना जीरो होता था, है ना। तो ये भी मेंशन कर दिया हमने, a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफ होता है आपका पैराबोला टाइप का। ठीक है, जैसे आपने कहा कि लीनियर पॉलिनोमियल्स आपके कैसे होते हैं, स्ट्रेट लाइन, तो वैसे ही आपको याद रखना है कि आपका जो इसका ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक का, वो कैसा होता है, वो होता है पैराबोला। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, पैराबोला टाइप का होगा। अब ये पैराबोला कैसा बनेगा, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपके ए बी सी किस तरीके के हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो ये मेन है आपका, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब पैराबोला का यहां पे शेप कुछ इस तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, या तो आपका पैराबोला, पहले तो कहने का मतलब समझिए कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होगा। ठीक है, या फिर इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होगा, दोनों में से कोई भी एक तरीके का हो सकता है, या तो कुछ इस तरीके की शेप हो या तो इस तरीके की शेप हो। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो इसको अपवर्ड पैराबोला जो ऊपर की ओर खुलता है, और ये डाउनवर्ड पैराबोला जो कि नीचे की ओर खुलता है। खुलने का मतलब क्या है, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, है ना, और ये अगर देखें तो ये ऐसा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये अपवर्ड पैराबोला और ये है डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया अपवर्ड पैराबोला और ये है आपका डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला। ये केस अगर हम देखें तो इस केस में आप बोलेंगे कि ये आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। जब ए पॉजिटिव होगा, लीडिंग कोफिशिएंट अगर आपका पॉजिटिव है तो आपका अपवर्ड पैराबोला बनना चाहिए, और लीडिंग कोफिशिएंट अगर आपका नेगेटिव है तो आपका डाउनवर्ड पैराबोला बनना चाहिए। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला, ये दो पैराबोलास बनेंगे। ओके, तो क्वाड्रेटिक के लिए सबसे पहले आपने क्या कहा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आपका अपवर्ड पैराबोला हो सकता है या डाउनवर्ड पैराबोला हो सकता है, दोनों ही केसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में प्लॉट करूं, अभी तक तो हमने क्या दिखाया, केवल इसका स्ट्रक्चर दिखा दिया है। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में प्लॉट करूं मैं, तो जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस आपकी, ठीक है, तिरछी ज्यादा हो गई, ठीक है, हाँ, ये मान लीजिए आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वर्टिकल वाई एक्सिस है। तो आपका पैराबोला
हो सकता है कि कुछ इस तरीके का बन जाए, ठीक है। तो इस केस में आपके पास देखिए एक्स एक्सिस आपकी 2 बार इंटरसेक्ट हो रही है। एक्स एक्सिस 2 बार इंटरसेक्ट कब हो पाएगी, यहाँ पे देखो एक्स एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। मान लीजिए ये ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। तो एक चीज हम कह सकते हैं क्योंकि अपवर्ड पैराबोला बना है, इसका मतलब कि इसका a कैसा रहा होगा, ग्रेटर देन 0 रहा होगा, कह सकते हैं। और एक चीज देखिए कि यहां पे आपके पास जीरोस हैं, इसके क्वाड्रेटिक के जीरोस मतलब उसके रूट्स है ना, क्वाड्रेटिक के जीरोस। तो क्वाड्रेटिक के जीरोस ये दोनों होंगे, मतलब कि क्वाड्रेटिक के जीरोस एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस आपकी चूंकि इंटरसेक्ट हो रही थी दो अलग अलग पॉइंट्स पे, इसलिए आपके दो अलग अलग जीरोस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दो अलग अलग इसके जीरोस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये मान लीजिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसके आपके ये रूट से मान लीजिए अल्फा बीटा, तो ये आपका अल्फा कॉमा 0 और ये है आपका बीटा कॉमा 0, कुछ इस तरीके का केस होगा। आप अल्फा रखते हो तो भी इसका आउटकम 0 और बीटा रखते हो तो भी इसका आउटकम 0 के बराबर आता है। फिर आपका पैराबोला, अच्छा इसी का काउंटर पार्ट अगर आप कहें तो आपका डाउनवर्ड पैराबोला के केस में कुछ इस तरीके का भी स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है। यहां पे भी आपका ए नेगेटिव रहा होगा और दो अलग अलग पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट हो रही है, इसका मतलब इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 के बराबर है, ठीक है। ये हमने ए नेगेटिव का केस ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हमने कहा कि अगर हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, अपवर्ड पैराबोला के केस में कुछ ऐसा और डाउनवर्ड पैराबोला के केस में कुछ ऐसा, मतलब बस क्या हो रहा है यहां पे, ठीक है, एक्स एक्सिस बस टच हो रही है, एक्स एक्सिस बस टच हो रही है, इंटरसेक्ट पूरी नहीं हुई लेकिन टच हुई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका एक ही एक्स है, एक्स की एक ही वैल्यू है जो इसको 0 के बराबर कर सकती है। मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कोई एक ही एक्स ऐसा है, मान लो ये अल्फा कॉमा 0, कोई एक ही एक अल्फा ऐसा है जिसके लिए ये 0 के बराबर आ जाए। ऐसा कब हो सकता है कि क्वाड्रेटिक का सिर्फ एक ही 0 हो, ऐसा तो नहीं होता। कैसा हो रहा होगा ये, जब कोई एक परफेक्ट स्क्वायर जैसी सिचुएशन हो, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 की, तो अब यहां पे तो सिर्फ 3 है ना, रिपीटेड रूट्स जिसको कहते हैं कि इसके दो रूट्स हैं लेकिन दोनों 3 के बराबर ही हैं। ये इस केस को रिप्रेजेंट करता है जहां पे ग्राफ सिर्फ आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाएगा। ग्राफ कैसा होगा, एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाएगा, ठीक है। तो ये किस केस को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला, जबकि आपका रिपीटेड रूट्स हो। रिपीटेड रूट्स कहने का मतलब है कि जीरोस आपके एक ही है, ठीक है, जीरोस आपका एक ही है। जैसे इस केस में x इक्वल टू 3 विल बी दैट रिपीटेड रूट, ठीक है। ये किस केस को रिप्रेजेंट किया, जब आपके रिपीटेड रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। और सिमिलरली ये भी जब a नेगेटिव रहा होगा और आपके रिपीटेड रूट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे भाई अब जैसे मान लो इसका ग्राफ बना रहे हो तो 3,0 एक ही पॉइंट दिखा पाओगे ना, ऐसा थोड़ी ना 3,0 दो बार दिखेंगे, नहीं एक ही बार दिखेंगे। इसीलिए क्या हुआ इफेक्टिवली कि ये दोनों पॉइंट्स आपके अल्फा और बीटा दोनों मर्ज होकर के यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। तो ग्राफ आपका बस इसको टच करके निकल जाता है एक्स एक्सिस को। और वैसे अगर आपको पता हो क्वाड्रेटिक के केस में ये कब हो पाता है, रिपीटेड रूट्स की कंडीशन कब आ पाती है, जब क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, नहीं पता है तो आगे पता चल जाएगा। लेकिन ये कब होता है, अगर बी ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 के बराबर हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो फिर ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपने फर्स्ट केस में दो डिस्टिंक्ट जीरोस का भी सिनेरियो देख लिया, सेकेंड वाले केस में आपको एक जीरोस का सिनेरियो मिल गया।
और थर्ड एक केस आपके पास ऐसा भी आ सकता है, जैसे मैंने पहले बात करी थी कि अगर मान लीजिए आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ है, बनाने को कहा जाए तो x की कोई वैल्यू ही नहीं है जिससे कि आपका जो y है वो 0 के बराबर हो पाए। ठीक है, अब ऐसे केस में, ठीक है, या फिर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही नहीं कुछ भी ले सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ही ले लो। ठीक है, इस केस में भी आप देखो x की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जिससे कि इसका आउटकम 0 के बराबर आ जाए। तो अगर 0 के बराबर कभी नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस आपकी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। तो अब इस तरीके के स्ट्रक्चर्स में आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाता है, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके का आ जाता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी सिनेरियो हो सकता है। ये कब होगा? जबकि ए पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला, और चूंकि ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो ये कभी रहा होगा जबकि ए आपका कैसा हो? नेगेटिव। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। इस केस में भी कुछ इस तरीके से ग्राफ बना सकते हो आप। ठीक है, तो अगर आपकी एक्स एक्सिस एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं होती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको कभी भी 0 नहीं मिलता है। तो नंबर ऑफ जीरोस इस केस में क्या है, तो कितने होंगे? 0 होंगे। और अगर आपसे कहा जाए कि इसका कोई भी रूट नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस क्वाड्रेटिक का कोई भी रूट नहीं है, तो इसका भी शायद आपको मतलब पता होगा कि ये कब पॉसिबल होता है, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो? नेगेटिव हो। तो अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए। बी स्क्वायर याद रख लीजिए या तो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका नेगेटिव है तो इस केस में आपको ग्राफ कैसा मिलेगा? या तो हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर मिलेगा, या तो यहां पे हमेशा एक्स एक्सिस से नीचे नीचे मिलेगा। ऊपर ऊपर कब मिलेगा? जब ए आपका पॉजिटिव है, और नीचे नीचे कब मिलेगा? जब ए आपका नेगेटिव है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस लॉजिक को अगर फर्दर एक्सटेंड करें, थोड़ा सा दिमाग पे यहाँ पे जोर डालना, ठीक है, नहीं समझ में आता है स्किप कर सकते हैं, लेकिन समझ में आ जाए वेल एंड गुड। ठीक है, थोड़ी सी ट्रिकी बात है यहाँ पे कि अगर ऐसा केस रहे, ठीक है, आपको पता चलता है आपका ग्राफ ऐसा है, तो इससे आप क्या सिग्निफाई कर सकते हो? इससे आप ये बोल सकते हो कि आपके पास जो भी x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू हमेशा कैसी मिल रही है आपको? पॉजिटिव मिल रही है क्या? यहां पे y की वैल्यू हमेशा कैसी मिल रही है आपको? पॉजिटिव मिल रही है। कह सकता हूं मैं भाई ये हमेशा कैसा है? x एक्सिस से ऊपर है ना, तो x एक्सिस से ऊपर y के जितने भी कोऑर्डिनेट्स बने होंगे, जो भी ये पॉइंट्स हैं, उन सभी पे y कोऑर्डिनेट कैसा रहा होगा? पॉजिटिव रहा होगा। इसका मतलब ये क्वांटिटी आपकी कैसी होगी? ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि अगर हम कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन लेते हैं जहां a पॉजिटिव है और d निगेटिव है, तो वो क्वाड्रेटिक आपका कैसा होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या बोला मैंने? देखिए, ठीक है, इफ a इज पॉजिटिव एंड d इज नेगेटिव, ठीक है, अगर a आपका पॉजिटिव है और d आपका नेगेटिव है, तो अभी हमने ये कहा ना कि इस केस में x एक्सिस इंटरसेक्ट ही नहीं होगी, टच भी नहीं होगी, हमेशा x एक्सिस के ऊपर ऊपर रहेगा, क्योंकि हम इसको क्रॉस कर ही नहीं सकते x एक्सिस को। तो जब x एक्सिस को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे तो हम ग्राफ को नीचे कैसे ले आ पाएंगे? y को नेगेटिव कैसे बना पाएंगे? बना ही नहीं सकते। हमेशा इसको कैसा रहना पड़ेगा? ऊपर ऊपर ही लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं होने देना है, और वो तभी पॉसिबल है जब ये ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहे। तो अगर आपका a पॉजिटिव है और d निगेटिव है, इस केस में आपका जो क्वाड्रेटिक होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी तरीके से इस केस की बात करें, यहां पे आपका a निगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला बनाना है और x एक्सिस को कभी क्रॉस नहीं होने देना है। तो अगर यहां से बनाना शुरू करोगे ऊपर से, तब तो x एक्सिस क्रॉस होगी ना, क्योंकि ये तो ऐसे ऐसे फैलता जाएगा नीचे की ओर। तो आपको x एक्सिस को क्रॉस नहीं होने देना है, और x एक्सिस को अगर आप क्रॉस नहीं होने देंगे तो उसका एक ही तरीका है कि ये ग्राफ हमेशा कैसा हो? x एक्सिस से नीचे हो। और x एक्सिस से नीचे होने का मतलब क्या हो गया कि ये y की जितनी वैल्यूज यहां पे बन रही होंगी, सब वैल्यूज कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। ठीक है,
तो इसलिए हमने कहा कि अगर आपका A निगेटिव आता है और D निगेटिव आता है, ठीक है, तो इस केस में आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये वैल्यू हमेशा निगेटिव ही आएगी। मतलब क्वाड्रेटिक में आप कोई सी भी x डालो, ये क्वांटिटी हमेशा आपको निगेटिव वैल्यू ही देगी। यहां पे इस केस में x की आप कोई भी वैल्यू डालो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा अगर पॉसिबल रहे तो, ठीक है। हो सकता है अभी आपको यूज ना आए, लेकिन ये चीज आप ध्यान में रखें कि अगर एक क्वाड्रेटिक है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते थे हम, b स्क्वायर माइनस 4ac को, ठीक है, ठीक, अगर वो निगेटिव हो जाता है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट आपका निगेटिव हो जाता है, तो क्वाड्रेटिक आपकी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। मतलब उसमें x की कोई भी वैल्यू डालेंगे हमेशा कुछ पॉजिटिव आउटकम ही मिलेगा। और इसी तरीके से सेकंड केस में अगर a आपका निगेटिव है और d निगेटिव है, ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव और दिस क्वांटिटी इज आल्सो निगेटिव, in that scenario also that quadratic will always produce a negative value whatever we put in place of x, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने का जो प्रॉपर मेथड है वो आप जो 11th वाले लेक्चर्स हैं उनमें आप जाकर के आपको पता चलेगा, अभी तो आपको उसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर भी आप कुछ पॉइंट्स वगैरह मार्क करके इसे बना सकते हो, ठीक है, दैट्स इट। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का, तो आप बस एक चीज ध्यान में रखिए कि आपके ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा होगा। पैराबोलिक शेप देना है, आप पैराबोला वाली शेप बनानी है, ठीक है। पॉइंट्स मार्क करते हुए अभी आपके पास वही तरीका है, पॉइंट्स कुछ मार्क कर लीजिएगा। ऐसा वैसे भी पॉइंट्स के अलावा कुछ और मेथड एक्स्ट्रा नहीं होता है, बट वहां पे हमें कुछ ज्यादा पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तब हम जाकर के 11th में इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लेकिन अभी के लिए हमने कहा कि जैसे आप सिंपल वैल्यू पुट कर करके ग्राफ बनाते हो ना, वैसे ही बना लो। तो जैसे हमने क्या किया, x को 0 पुट कर दिया, x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू मिली 4, तो एक पॉइंट मार्क कर लिया हमने, 0,4 भी एक पॉइंट मेंशन करना है। x की वैल्यू 1 पुट करी, कितना मिलेगा 3, उसको भी मेंशन कर लिया। फिर 2 पुट किया तो भी मिला हमें 4, उसको भी मेंशन कर लिया, ठीक है। फिर ऐसे ही -1 पुट किया मान लीजिए, तो -1 पुट करोगे तो 7 मिल रहा है क्या, -1 प्लस 4 5 और यहां से 2, हाँ, तो -1 पे वैल्यू 7, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए बस ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब यहां पे अगर आप देखोगे तो 0,4 आपका एक पॉइंट मिल रहा है, मान लीजिए यहां पे 0,4, ठीक है। 1,3 मान लीजिए यहां कहीं आ गया 1,3, 2,4 मान लीजिए यहां कहीं आ गया, ठीक है, 2,4। 1,3 को थोड़ा और नीचे मेंशन कर देता हूं, 1,3 मान लीजिए, ठीक है। -1,7 मान लीजिए यहां कहीं आ गया, ठीक है। तो अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है इन चारों पॉइंट्स को मिलाते हुए। तो कैसे करेंगे, अपवर्ड पैराबोला देना है, अपवर्ड पैराबोला देना है तो बस स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके का शेप दे दो, ये आपका ग्राफ हो गया पैराबोला का, ठीक है। तो इसका ग्राफ अभी उतना आपको मतलब इस एग्जैक्ट ग्राफ आप नहीं बना पा रहे हो, अभी आपको बस इन कुछ रैंडम पॉइंट्स के थ्रू बनाना पड़ रहा है। जो एक्चुअल प्रोसेस है दैट इज अ लिटिल डिफरेंट, थोड़ा सा अभी आप वो 11th में ही जाकर के क्वाड्रेटिक चैप्टर्स के अंदर सीख पाओगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू ऑल। जिन लोगों को हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें और भी जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स वगैरह की बात करनी हो, वो लोग जो हमारे 11th क्लास के क्वाड्रेटिक के लेक्चर्स हैं उनको अब आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें हो सकता है आपको अभी भी उनमें समझने में दिक्कत आए, बट अगर कुछ लोग चाहते हैं एक्स्ट्रा पढ़ना, ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें करना चाहते हैं, खास करके जो हमारी आईटी जेई और ओलंपियाड में जो हमारे क्वेश्चंस दिए हैं, ओलंपियाड के तो उतने नहीं बट आईटी जेई के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमारे मॉड्यूल के अंदर, उसको अगर आप एक बार को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उसके पहले आई विल सजेस्ट
कि आप एक बार को जो हमारा 11th क्लास का क्वाड्रेटिक लेक्चर्स का ग्राफ क्वाड्रेटिक के एक्सप्रेशंस इनसे रिलेटेड जो लेक्चर है उसको आप फॉलो करें, आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ आएंगी। तब आप मतलब ज्यादा बेहतर क्या नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और उनके बाद आप फिर उस एक्सरसाइज को जो जेई वाली है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये उनके लिए रहा जो कि जेई की प्रिपरेशन एक तरीके से क्वेश्चंस भी अभी से खुद से सॉल्व करना चाहते हैं। तो ठीक है, हमारी जो फाउंडेशन लेवल तक की चीजें थी, जितनी इंफॉर्मेशन थी वो हमने इन वीडियोस के थ्रू यहाँ पे कवर करी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक का नेक्स्ट सीरीज अगर आप चाहें क्वाड्रेटिक से रिलेटेड और चीजें, थ्योरी ऑफ मतलब जो हमने लिखा था वो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, दैट इज एक्चुअली थ्योरी ऑफ इक्वेशन, वो भी दोनों चीजें वहां पे आपकी डिटेल में डिस्कस्ड है। ठीक है, समझने में कई लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए जो लोग इतना पार्ट अच्छे से कवर कर पा रहे हैं केवल उन्हीं लोगों के लिए ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप उस पोर्शन को भी एक बार को पढ़ सकते हो अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए जेई प्रिपरेशन के बारे में। तो नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ मिलेंगे आगे। यहाँ का जो हमारा पॉलिनोमियल्स का चैप्टर था वो यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू।